इनके पास कुछ रोजगार है नहीं। नेता तो लगभग मेरे हिसाब से 50% तो सभी भ्रष्ट हो रहे हैं। खत्म हो गई आपकी मजदूरी 2 दिन की राशन लेने के चक्कर में। सरकार महिला शक्तियों की आनी चाहिए। इस मोदी योगी की सत्ता से केवल और केवल माइनॉरिटी पे हमला नहीं है, माइनॉरिटी के बाद देश के दलितों पे भी हमला है। इस बार बीजेपी सत्ता आने वाली नहीं है। जब एबीपी को कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, जो भाजपा की छात्र संगठन है उसे, तो उस चुनाव को रद्द कर दिया है। केंद्र की सरकार जब से आई लोगों ने लाइन ही लगाया है, सिर्फ लाइन के सिवा कुछ नहीं लगाया। इस सत्ता को हटाना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जो काम पहले का है उसी में कुछ अलग से अपना दिमाग लगा देते हैं, गुड़ागड़ित करके बस रोजगार में आ जाता है। तो ये सरकार टीवी पे रही है, ये सरकार न्यूज़पेपर में रही है। इस सरकार ने आज तक सिर्फ झूठ के सिवा कुछ किया नहीं है। ईसाई हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम अगर आवाज उठाए तो पाकिस्तानी बताएंगे। हमें लगता नहीं कि इस बार किसी की सरकार आएगी, इस बार खिचड़ी रहेगी। मिशनरियों को जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, इनका एफसीआर बंद करते हुए इनको क्या कहते हैं कि धर्मांतरण वाले बताएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ईसाई हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम अगर आवाज उठाए तो पाकिस्तानी बताएंगे। और आम जनता, आम सिविल सोसाइटी आवाज उठाए तो उन्हें देशद्रोही बताओगे आप। तो जो भी सरकार के खिलाफत में बोलेगा, जो सरकार के जो मुद्दे हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बजट, किसी भी चीज़ में अगर नहीं उसके खिलाफत में कोई बोलता है तो आप उसको देशद्रोही कहोगे। तो इस देश में कोई नहीं बच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा संविधान नहीं बच रहा है। अगर संविधान को बचाना है तो इस मोदी योगी की सत्ता को हमें तत्काल बचाना होगा, क्योंकि इस मोदी योगी की सत्ता से केवल और केवल माइनॉरिटी पे हमला नहीं है, माइनॉरिटी के बाद देश के दलितों पे भी हमला है और देश की महिलाओं पे हमला है। तो कौन सी वो लोग हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं? तो ये अडानी के लिए कर रहे हैं, वो अंबानी कर रहे हैं। और देश में वो 8-10% लोग हैं जो देश के 60% संपत्ति पे कब्जा करके बैठे। ये उन्हीं का नौकर है, उन्हीं की गुलामी करता है। इसको देश के कोई परवाह नहीं है कि सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा, संवैधानिक मूल्यों का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, बुनकर का क्या होगा, आदिवासी का क्या होगा। इनको कोई इससे मतलब नहीं। तो कोई भी सरकार बने उत्तर प्रदेश में, मजबूत विपक्ष की सरकार बने, जितने विपक्ष की गोलबंदी करके बने, इसको हटाना, इस सत्ता को हटाना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक संविधान के बचाने के लिए। तो आपकी नज़र में ऑप्शन क्या है? निश्चित रूप से जो विपक्षी गोलबंदी मजबूती से लड़े। बिहार में भी लड़ा, लेकिन बिहार में 2-3 ताकतें चली गई विपक्ष की, तो उन ताकतों को गोलबंद होना होगा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो। इन ताकतों को गोलबंद होकर लड़ना पड़ेगा और जनता को भी देखना होगा बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत कैंडिडेट है विपक्ष का, उसके साथ खड़ा हो, उसको जिताया जाए, तभी ये प्रदेश बच सकता है। वरना ये आर्थिक रूप से भी आप देखेंगे कि ये बर्बाद होता जा रहा है। लगातार हम घाटे में पहुंचते जा रहे हैं। और हर चीज़ में आप, चाहे सभी चीज़ों में, मैंने जैसे पहले भी बताया, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हर चीज़ में सरकार फेल्योर रही है। अगर ये सरकार कहीं रही है तो ये सरकार टीवी पे रही है, ये सरकार न्यूज़पेपर में रही है, ये सरकार एडवर्टीजमेंट में रही है, ट्विटर पे रही है, सोशल मीडिया पे रही है, और बुनियादी जो जनता के बुनियाद से हटके ये सब जगह ऐसी जगहों पे रही जहाँ इनका छपास हो, जहाँ इनकी कथनी और करनी जनता सवाल ना खड़ा कर सके। उदाहरण मैंने दिया ही कि महिला मुद्दों का 70% बजट ये केवल प्रचार में खत्म कर दिए, तो 30% में कौन सा महिलाओं का विकास करेंगे, ये साफ साफ आप समझ सकते हैं। थैंक यू। एक आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि अगर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जो भी है, बीजेपी पार्टी से अगर 2 मुद्दे हटा दिए जाएं, एक तो राम मंदिर का मुद्दा अगर हटा दिया जाए और दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा हटा दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि उसके पास कोई मुद्दे बचते हैं कि वो जनता के सामने मुंह लेकर जाए इलेक्शन के टाइम? देखिए, ये नए नए मुद्दे खोजते रहते हैं। ये केवल हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है और क्या कहते हैं, मंदिर का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे से परे पाएंगे तो ये महिला मुद्दा खोज लेंगे। इनको वही पुरानी ऐतिहासिक काल का, ऐतिहासिक दौर का, मनुस्मृति काल की महिला चाहिए। इनको वही जजमानी प्रथा का दलित चाहिए, इनको वही जजमानी प्रथा का आदिवासी चाहिए, पिछड़ा चाहिए, बहुजन चाहिए। तो ये उस मुद्दे को पकड़ेंगे, केवल धर्म ही नहीं है, हर उस चीज़ को पकड़ेंगे जिससे समाज में द्वेष की भावना हो, समाज में एकता तोड़ा जा सके। वो हर चीज़ को छुएंगे, सिर्फ मंदिर तक ये सीमित नहीं रहेंगे। कल को मंदिर का मुद्दा खत्म होगा तो कल औरत और पुरुष का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। कल का क्या कहते हैं, धर्म का मुद्दा खत्म होगा तो जाति का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे। ये हर वो चीज़ करेंगे जिससे ये सामंतवाद को बढ़ावा दे, जिससे कारपोरेट को बढ़ावा हो सके, जिसमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा हो सके। इस पार्टी की बस ये सिंबल है, इसी पे जिंदा है और इसी पे चलेगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि पहले नाम बताइए और बताइए कि ये
ये सरकार जानी चाहिए या नए को मौका मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं या जो यूथ है उसको उनका अधिकार मिला है, नौकरियां मिली हैं, रोजगार के लिए सही है? क्या आप क्या सोचते हैं कि इस बार जो इलेक्शन है उसमें किसको मौका मिलना चाहिए, जनता को किसको मौका देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम के है, कन्हैया कुमार जी। मैं जो बात करूँगा, इस सरकार को यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग इस सरकार के समर्थन में टोटल नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने आज तक सिर्फ झूठ के सिवा कुछ किया नहीं है। रोजगार की बात करती हैं 4 लाख, इनका रोजगार हम गिना दें 4 लाख रोजगार ऐसे मिला है। महिलाओं को बीसी सखी बनाया गया है। बीसी सखी समझ रही हैं? उनको 4,000 रुपये मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। समूह सखी में नहीं आए, अभी तक नहीं आए। समूह सखी बनाया गया है, उसमें उनको 1500 मिलना है, कब मिलेगा उसका भी कोई डेटा नहीं। सारी महिलाएं ब्लॉक के चक्कर काट रही हैं। और उसमें नरेगा का मेट बनाया गया। अब 25 महिलाओं को काम कराओगी तो आपको 330 रुपये मिलेगा। उसको इन्होंने रोजगार में जोड़ लिया, किस महिला को हमने रोजगार दे दिया, उसका भी कब मिलेगा पता नहीं। और ऐसे बहुत सारे काम जो इन्होंने महिलाओं को दिया है वहीं 4 लाख गिनाते हैं। यहाँ तक कि ये तो ये गिना देते हैं कि हम नरेगा में इनको काम दे रहे तो वो भी रोजगार में गिनाते हैं। इनके पास कुछ रोजगार है नहीं, सिर्फ जो काम पहले का है उसी में कुछ अलग से अपना दिमाग लगा देते हैं, गुड़ागड़ित करके बस रोजगार में आ जाता है। दावे सरकार बहुत करती है, महिलाओं का विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है। कुछ भी ऐसा विकास नहीं हो रहा। अगर होता तो महिलाएं आज इतना परेशान नहीं होती। यहाँ तक कि अब तो ये सरकार या केंद्र की सरकार जब से आई, लोगों ने लाइन ही लगाया है, सिर्फ लाइन के सिवा कुछ नहीं लगाया। आज राशन लेने जाइए, देखिए बायोमेट्रिक हो गया, रात को 8 बजे इनका सर्वर काम करता है। इस जाड़े में, इस ठंड में कोई महिला अपने बच्चों को लेकर आ रही है अंगूठा लगवाने के लिए राशन लेने की, जो फ्री की बात करें ना। बहुत सारे गांव में ऐसे कि घर घर राशन मिला नहीं है, मिलने की बात नहीं है। 2-2 किलोमीटर कोटे की दुकान है, उस पे लोग 8 बजे रात को आप जाएंगी अंगूठा लगाने, पहले अंगूठा लगिए फिर दूसरे दिन जाके राशन लीजिए। तो फ्री का ये कहाँ बचा? आपकी एक दिन की मजदूरी अगर इनके हिसाब से जोड़ ले 400 रुपये तो 800 रुपये गया, तो फ्री कहाँ बचा? खत्म हो गई आपकी मजदूरी 2 दिन की राशन लेने के चक्कर में। और उस किससे उम्मीद है आपको, किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी? सरकार हमें लगता नहीं कि इस बार किसी की सरकार आएगी, इस बार खिचड़ी रहेगी, गठबंधन होगा। और गठबंधन एयरलाइंस के तौर पे हमें लगता है अभी, हाँ हमें ये लगता है कि अभी जो लड़ाई है सबसे मजबूत जो गठबंधन जिस हिसाब से अखिलेश जी कर रहे हैं, सारी पार्टियों, सारे ओबीसी के नेताओं के साथ, उनको कुछ सीटें अधिक बढ़ सकती हैं। बीजेपी का इस बार माइनस होगा और इस बार बीजेपी सत्ता आने वाली नहीं है। हाँ, फिर अलग से गठबंधन करके सरकार बना ले कोई, लेकिन बीजेपी को तो नहीं आना है। बीजेपी तो दावा करती है 300 पार होंगे इस बार। वो तो दावा करेगी ना, क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ अंधभक्त हैं और वही सब दावा दिखा रहे हैं। और बाकी आम जनता से मिल लो, आप गरीब जनता से मिल लो, कोई नहीं कहेगा कि इनका कहना है कि हम लेंगे खाएंगे। अभी ई श्रम कार्ड बना, एक इसमें आप बहुत बड़ा झोल है ई श्रम कार्ड में। आप समझिए कि पता नहीं है, लोगों को 2000 के चक्कर में घन चक्कर बना दिया गया है। उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है कि आपका काम क्या करते हैं और आपका इनकम कितना है, तो ये नहीं पूछा जा रहा है। बस उनका काम देखकर उसमें इनकम सबसे लास्ट दिया है 10,000। झोल है बीच में 10,000, मतलब हम 10,000 कमाते हैं, काम करते हैं 10,000 कमाते हैं। उससे नीचे का ऑप्शन 1,000, 2,000, 3,000 का नहीं है, 10,000। जब इनका चुनाव हो जाएगा, जनगणना 2022 होगी, तो इनको 2030 तक जीरो करना है गरीबी को ना। गरीब भले रहे लेकिन इनको आंकड़ा विश्व बैंक को जीरो भेज देना है। हाँ, झोल झाल करके, क्योंकि आपने खुद घोषणा किया कि हम 10,000 कमा रहे हैं। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 40,000 हो गया, और 2 लाख की इनकम पे राशन कार्ड मिलता है। अब 40,000 के हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना, 4,80,000 पहुँच गया, तो आप राशन कार्ड के लिए भी पात्र नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा झोल है और सारे गरीब लोग ई श्रम कार्ड बनवा ले। कोई अमीर आदमी इसमें नहीं जा रहा है, ना ही कोई उच्च जाति का जा रहा है। तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। अभी हम लोग को लग रहा है लेकिन सारा खत्म होगा, ये बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नाम बताइए और बताइए कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरा नाम राणा रोहित है और मैं यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। सरकार युवाओं की आनी चाहिए, सरकार किसानों की आनी चाहिए, सरकार महिला शक्तियों की आनी चाहिए, सरकार नाव चलाने वाले लोगों की आनी चाहिए, सरकार मजदूरों की आनी चाहिए। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अभी इलेक्शन उलट पुलट वाली होती है, उत्तर प्रदेश की कांटे की टक्कर होती है। अब अगर विपक्ष ही पूरा मिल गया तो सरकार बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी को फिर से दोबारा मौका मिला तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी मिलने की उम्मीद है? देखिए, नौकरी मिलने की क्या उम्मीदें डाटा कह चुकी है। और दूसरी बात मैं आता हूँ इस काशी
की नगरी में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। एक संस्कृत की पढ़ाई होती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, दूसरा काशी विद्यापीठ जो पूर्वांचल के इलाकों के तमाम सारे छात्र पढ़ने आते हैं, और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसमें देश विदेशों के भी छात्र आते हैं। 2 जगह पे चुनाव होते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो हिंदुत्व का मॉडल लेकर चुनाव लड़ते हैं ना, वहाँ के छात्रों ने पूरी तरह से नकार दिया है, और इनके जो छात्र संगठन ABVP है उनको लगातार सालों से सुपरा साफ करते जा रहे हैं। काशी विद्यापीठ पे आते हैं जो पूर्वांचल के छात्रों को समेटे हुए हैं, वहाँ पे ABVP को क्लीन स्वीप 1 भी सीटें नहीं मिलती है। कांग्रेस की छात्र संगठन NSY को 2 सीटें मिलती है, और बाकी अन्य पार्टियाँ भी उस परिधि में आती है। इस बार का बता रहा हूँ आपको कि जब चुनाव की डेट अनाउंस हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि जब ABVP को कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जो भाजपा की छात्र संगठन है उसे, तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब मामला ही काट दो, जड़ काट दो, मतलब लोकतंत्र ही खत्म पता ही कर नहीं दो। चलेगा। लोकतंत्र ही खत्म कर दो। ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी पे हमला है। डेमोक्रेसी पे सीधे सीधे हमला नहीं, उसको चुरा के भागने की तैयारी है। अच्छा, और बात अगर आप रोजगार की करेंगे, बात अगर शिक्षा की करेंगे, तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। NIRF की रैंकिंग 3री रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। लगभग मार्च के महीने में राकेश भटनागर जो हमारे पूर्व कुलपति थे, उनकी कार्यकाल ख़त्म होता है। उसके बाद 8 महीने इतने बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति, मतलब प्रभारी कुलपति के तहत चलाया जाता है इस विश्वविद्यालय को। उसके बाद आज 50 या 52 दिन हो गए हैं, उसके बाद कुलपति जो बनाए जाते हैं उनको भेजा जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए। आप सीधे तौर पर देखें तो उच्च शिक्षा का जिस हिसाब से एक बर्बाद करने का मॉडल तैयार किया गया है, जो JNU, जामिया, DU से चलते हुए अब BHU भी पहुँच चुका है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या हुआ है, महिलाओं के मेस के जो दाम है 100 रुपये से 125 रुपये हो गए हैं। जो आप देखेंगे कि नए नए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ गए हैं, जिसमें 60,000 किसी की फ़ीस है, किसी की 70,000 की फ़ीस है। क्या कोई बलिया में जो टेम्पो चलाता है, क्या उसका बेटा पढ़ सकता है? क्या जो हमारे गांव में जो ईंट ढोता है, क्या उसका बेटा पढ़ सकता है? तो बेटी पढ़ाओ वाला तो दावा बहुत करते हैं। कहाँ लेके बेटी पढ़ाओ का दावा करना और हकीकत दोनों अलग अलग। अगर आप डाटा देखेंगे तो पता चलेगा आपके पास भी आएंगे। कि लगभग 69% जो है उनके बजट प्रचार पे खत्म हो गए, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। तो बताइए क्या प्रचार के माध्यम से आप खत्म करेंगे? मामला एकदम लुंज लग रहा है। मामला लूज नहीं, मामला खत्म है। अच्छा, चलिए, आप कुछ कह रहे थे, आपके पास आते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या कह रहे थे, बोलिए जरा। मेरा नाम रंजीत पाल है। रंजीत पाल है, जॉब करता हूँ। मतलब ये हमारा एक मतलब कि सच्चाई की जीत हो, जो बेरोजगारी देखे जो जनता में तो चल रहा है उससे जीत हो। हर एक तो किसकी कौन सच्चाई के साथ चल रहा है? हम तो लेके सच्चाई के साथ लेके चलना जनता को चाहिए, लेके जो सच्चाई जो इसे स्थिति देखिए कितना बेरोजगारी चला, रोजगार लोगों को चले जा रहे हैं, शिक्षा कितना नीचे चला जा रहा है, सब कुछ नीचे चला जा रहा है, देख रही है कितना नीचे जा रहा है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारा हिसाब से सफा करिए, अगर उत्तर प्रदेश जिताना है तो बल्ला सफा भी चाहिए। उनसे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए सर कि नाम बताइए और बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए। मेरा नाम जफरुद्दीन है। सरकार का तो ऐसा है ना, नेता तो लगभग मेरे हिसाब से 50% तो सभी भ्रष्ट हो रहे हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार किसी की भी आए ताकि वो उससे सवाल कर सके। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी की जो सरकार है उसके विपक्ष में जो है, जो इतनी भी पार्टियां हैं, तो उनमें दम है या नहीं? नहीं, कोई दम नहीं है। विपक्ष में कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो कोई भी जो भी ये काम करते हैं अपनी मनमार्जी, कोई भी अपने बिल पास कर दिया संसद में, उसको चुपचाप कर देते हैं, उसको बताते तक नहीं है। विपक्ष में दम होता, हल्ला कटता। जैसे ये सपोज करो कांग्रेस की सरकार में गैस महंगा हुआ था, 15-20 रुपये महंगा हुआ था गैस। तो स्मृति ईरानी जी ये वाराणसी में ये जहाँ भी धरना दे के बैठ गई थी। अब ये छोटी छोटी बात पर हल्ला काटने लगते थे बीजेपी वाले। कांग्रेस की सरकार में, मतलब कांग्रेस के नेताओं में, सपा के नेताओं में कोई दम नहीं है। ये चुपचाप जो भी कर रहे हैं वो सह ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई दम नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हटा के विपक्ष जो मजबूत हो वो, चाहे बीजेपी, तो किससे उम्मीद है आपको? कौन मजबूती के साथ आ सकता है? यूपी में तो अखिलेश यादव भी थोड़ा बहुत विकास करा सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने तो बिल्कुल दावे खोखले कर। तो बीजेपी तो कहती है कि अखिलेश के टाइम पे बहुत गुंडा राज था, हमने खत्म कर दिया। गुंडा राज नहीं, गुंडा राज उनके बाप के जमाने में था, नेताजी के जमाने में था थोड़ा बहुत,
लेकिन उन्होंने जितने भी पार्टी में गुंडे थे सब बाहर कर दिए थे अखिलेश यादव जी ने। अभी क्या है, अभी आपको नहीं लगता कि अभी लगता है आपको कि गुंडे खत्म, यूपी में खत्म, आपको लगता है? गुंडा इनके सरकार में नहीं हो रहा। लखीमपुर वाला देख लो, गुंडा राज ही है। जो अजय मिश्रा टैनी साहब हैं, उनके लड़के ने किसानों पर गोलियां चलाई और एक्सीडेंट किया कार से, तो ये गुंडागर्दी नहीं है? आप गुंडागर्दी नहीं मानते हो उसको? आप वाराणसी से हैं? नो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।